महाराष्ट्र में बीजेपी के जीत की इनसाइड स्टोरी आज इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि मुख्यमंत्री जो अब तक हैं, यानी एकनाथ शिंदे, आप समझ रहे हैं, एकनाथ शिंदे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 3 बजे और कुल मिलाके लगभग इशारा कर देते हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, आपको जो मंजूर है वो मुझे भी मंजूर है। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र वालों को अभी तक अपना मुख्यमंत्री नहीं मिला। महायुति गठबंधन में सीएम किसका होगा, ये 4 दिन से तय नहीं हो पा रहा है। सीएम तो अभी भी नहीं तय हुआ है, लेकिन ये लगभग तय है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। चलिए महाराष्ट्र की राजनीति पर विस्तार से आज बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री मिलने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी नई ताकत बनकर उभरी है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को बम्पर जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गुट पहली बार एक साथ चुनावी मैदान में थे। तीनों पार्टियों ने मिलकर 230 सीट हासिल की है। कितनी? 230 सीट हासिल की है, जिसमें 132 सीटें केवल बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। बस इसी नतीजे के बाद से देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे सीएम पद के लिए एक्टिव। 4 दिन से कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज शाम होते होते आशंका के बादल तब छटे जब एकनाथ शिंदे मीडिया से बात करने आए, मीडिया से मुखातिब हुए। एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मुझे बीजेपी का फैसला मंजूर होगा, पीएम मोदी जो फैसला लेंगे मुझे मान्य होगा। इसके बाद यह तय माना जा रहा है कि अब सीएम भाजपा का ही होगा, लेकिन यह पूरा घटनाक्रम बीजेपी की ताकत का एहसास कराता है। और बीजेपी कैसे इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरी है, इसकी इनसाइड स्टोरी समझ लीजिए, स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ी और 132 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यानी बीजेपी के करीब 90% उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 26.77% वोट मिले। 2014 में बीजेपी को 122 सीटें मिली, 2019 में 105 सीटें मिली और 2024 में जब बीजेपी का मुख्यमंत्री भी नहीं था तब बीजेपी ने 132 सीटें हासिल की। बहुत बड़ी जीत है भाई साहब, बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। इस बम्पर जीत के लिए बीजेपी ने कौन सी पिच तैयार की, क्या रणनीति बनाई, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी की इस जीत में बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ है वाले नारे की ताकत भी मानी जा रही है। महाविकास अघाड़ी को मिली करारी हार के बाद खुद शरद पवार ने भी धार्मिक ध्रुवीकरण को बीजेपी की जीत की वजह बताई। लेकिन यह नारा कैसे करोड़ों लोगों तक पहुंच गया, कैसे करोड़ों लोगों ने एक नारे पर वोट कर दिया, इसके पीछे की रणनीति क्या थी, विस्तार से बात होगी। सब कुछ इस रिपोर्ट को देखकर समझ जाएंगे। अपनी स्क्रीन देख लीजिए। हरियाणा चुनाव में सीएम योगी के दिए बयान बटेंगे तो कटेंगे की खूब चर्चा रही। हरियाणा चुनाव के ठीक बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने थे। हरियाणा में मिली जीत के बाद मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लग गया। अब इस नारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस नारे को भड़काऊ और सांप्रदायिक बता दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया नारा दे दिया, एक है तो सेफ है। इस नारे की पूरे चुनाव में गूंज रही। देवेंद्र फडणवीस ने तो हर रैली में, हर मंच से बोला और जीत के बाद भी सबसे पहले इसी नारे को श्रेय। लेकिन इस नारे को करोड़ों वोट में बदलने का काम किसने किया? आरएसएस ने किया। आरएसएस के अंतर्गत काम करने वाले 2 संगठनों को यह जिम्मेदारी दी गई कि एक है तो सेफ है वाले नारे को घर घर तक पहुंचाएं और इस नारे का मतलब समझाएं कि अगर हिंदू संगठित नहीं रहे तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। एक बार आप वो नारा भी सुन लीजिए जिसकी वजह से बीजेपी को जीत मिली। सुनिए। एक है तो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है, एक है तो एक है तो सेफ है। आप ये सोचिए,
जो महायुति इसी साल लोकसभा चुनाव में 48 लोकसभा सीटों में सिर्फ 17 सीट जीत पाई थी, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस की इस्तीफे की भी खबर आ गई थी, वो महायुति 4 महीने में ही कैसे इतनी बड़ी जीत हासिल की है, बस इसीलिए इतने विस्तार से बात कर रहा हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की तरफ से ये बयान आया कि पार्टी को चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस ने तब तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी जब महज 240 सीटों पर सिमटी तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ठीक 5 दिन बाद ही नागपुर में एक बयान दिया कि काम करें लेकिन अहंकार ना पालें। इसके बाद बीजेपी ने आरएसएस से कांटेक्ट किया और पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र चुनाव की रणनीति पर काम शुरू हुआ और अपने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद बीजेपी को बम्पर जीत मिली। इस पूरे मुद्दे को और विस्तार से समझने के लिए हमने संघ से जुड़े मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल से बात की है। सुन लीजिए, सुनिए। जन जागरण, समाज जागरण करने का काम स्वयंसेवकों का रहा है और रहता भी है। राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से स्वयंसेवक अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है और तमाम प्रकार के स्वयंसेवक अलग अलग मुद्दों पर जागरण का अभियान हाथ में लेकर चलते हैं। चुनाव भी 100% मतदान को लेकर, परिष्कृत मतदान को लेकर, परिष्कृत लोकतंत्र को लेकर संघ के तमाम स्वयंसेवकों ने इस प्रकार का काम लगातार किया है और लोकतंत्र के सशक्तिकरण में संघ की भूमिका रहती है। बीजेपी की इस जीत के लिए आरएसएस का मास्टर प्लान क्या था, अब वो भी विस्तार से समझ लीजिए। आरएसएस ने महाराष्ट्र चुनाव में अपने 32 संगठनों को लोगों के बीच एक्टिव किया। इस संगठन ने 4 महीने तक लोगों के बीच काम किया। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा मंदिरों तक पहुंचा आरएसएस और मंदिरों में हो रहे कीर्तन, भजन, भंडारे और उत्सव में शामिल हुआ। इसके साथ ही आरएसएस ने 1 लाख से ज्यादा महिला लीडर्स को उतारा। इन महिला लीडर्स ने महिलाओं के बीच और हिंदू धर्म मानने वाले सभी जातियों में पैठ बनाई और बीजेपी सरकार के फायदे बताए। इसके अलावा पोलिंग बूथ का मैनेजमेंट भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने ही संभाला और इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को महाराष्ट्र में 132 सीटें मिली और अब बीजेपी की इस ताकत को एकनाथ शिंदे ने भी इनडायरेक्टली मान लिया है। क्या रहा आज का घटनाक्रम, यह जानने के लिए मेरे सहयोगी अमर के पास जाना पड़ेगा। अमर, आज जो हो रहा है और कल जो होने वाला है, इस पर आप जो भी रिसर्च करके लाए हैं वो बता दीजिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने आज लगभग ये कह दिया है, भाई साहब आप ही के पीछे, आप ही बॉलर लगा लो, आप ही बैट्समैन लगा लो, जैसा आप कहोगे मुझे मंजूर होगा। क्या मायने हैं एकनाथ शिंदे के प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज हो रहे घटनाक्रम के? अमर सिंह। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है, ये कहना था आज एकनाथ शिंदे का जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब एकनाथ शिंदे आए थे तो उससे पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्या कुछ कह सकते हैं, मतलब नाराज चल रहे थे। ये कहा जा रहा था कि सीएम पद उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने एकदम से चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जो फैसला लेंगे, पीएम मोदी जो फैसला लेंगे, मुझे वो फैसला पूरी तरह से मंजूर होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कल पीएम मोदी से फोन पर बात की और मैंने उनसे कहा कि शिंदे कोई अड़चन नहीं डालेगा, आपको जो फैसला लेना है ले लीजिए। मतलब एक तरह से उन्होंने पूरी तरह से ये गेंद बीजेपी के पाले में दे दी है कि अब आप तय करिए कि आपको सीएम किसे बनाना है। वहां पर देवेंद्र फडणवीस अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं और सबसे चौंकाने वाली बात ज्ञानेंद्र जी मैं आपको बताऊं कि जब एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए उससे ठीक 10 मिनट पहले, मतलब 10-15 मिनट पहले कुछ इस तरह का समय रहा होगा, महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से एक पत्र जारी किया जाता है और पत्र तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उस पत्र का एक शब्द जो मैं आपको पढ़ के, एक लाइन में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि उस पत्र में लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में हर कोई चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। महायुति में सहयोगी दलों के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल महाराष्ट्र का लेटर हेड है, उस लेटर हेड से ये पत्र जारी किया जा रहा है। मतलब कि देवेंद्र फडणवीस वहां अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि वो नागपुर जा रहे हैं। मतलब देवेंद्र फडणवीस और उनकी टीम पूरी तरह से इस फील्डिंग को सेट करने में जुटी हुई है कि अगर बीजेपी के पाले में गेंद आई है तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अमर कुल मिला के एक्टिव हो गई, लेकिन कुछ आप कहना चाह रहे हैं, जल्दी से पूरी बात खत्म करिए, फिर मैं अगली खबर पर जाऊंगा। अमर, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आपने भी लंबे समय से राजनीति कवर की और हम सब भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र कहीं भी बीजेपी में कभी भी मुख्यमंत्री का फैसला होता है तो इतना आसान नहीं होता है। हर बार चौंकाने वाला कोई नाम निकलकर सामने आता है, तो यह आशंका है कि कोई नया नाम निकलकर सामने आए। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस एक्टिव दिख रहे हैं, आला कमान को क्या संदेश जा रहा है, यह आला कमान तय करेगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। चिट्ठी दिल्ली से ही आएगी और मुंबई में खुलेगी।
ठीक बात है, अच्छी बात है, अच्छी क्लोजिंग आपने की कि चिट्ठी दिल्ली से ही आएगी और खुलेगी महाराष्ट्र यानी मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।